कपड़े लत्ते काम ही करेंगे, सारे सारे काम करेंगे। काम करना है। पहले 10 I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today, we will continue our first chapter, the story of village Palampur. इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, प्रोडक्शन क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनके बारे में। आज हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फार्मिंग इन पालमपुर। इससे पहले आप लोग बताएं कि आवाज आ रही है क्या सबको क्लियर? यस मैम। Okay, then our next topic is farming in Palampur. कि पालमपुर के अंदर कैसे फार्मिंग की जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारा लैंड इज फिक्स्ड। ये जो लैंड होगा, लैंड का जो पार्ट सबको मिला है वो क्या है, फिक्स्ड है। उसको हम अपने अकॉर्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज नहीं कर सकते। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो फार्मिंग है वो हमारा क्या है, पालमपुर का मेन एक्टिविटी है। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood। यानी कि वहां पर 75% पीपल जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फार्मिंग के ऊपर। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है। They could be farmer on farm labor. The well-being of these people is closely related to the production on the farm। यहाँ पर ज़्यादातर पालमपुर के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, किसी के फार्म के ऊपर। जिसके पास ज़मीन है उसके यहाँ काम करेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, फार्म लेबर्स कहलाते हैं। बट रिमेंबर that there is a basic constraint in raising farm production। फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कुछ मेन हिंट्स कह सकते हैं हम उसको, या फिर कुछ ऑब्स्टेक्ट कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, जो उनको दी गई थी। वो क्या है, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। कि जो भी लैंड उनको दिया गया है वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। ये नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको कितनी भी जमीन को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। जितनी दी गई है उतनी ही एरिया में आपको क्या करना है, कल्टीवेशन करना है। ठीक है। सिंस 1916 पालमपुर there has been no expansion in land area under cultivation। 1960 में पालमपुर के अंदर जमीन को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। यानी कि जितना एरिया आपको दिया गया है वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, कि इतने एरिया में ही आप कल्टीवेशन कर सकते हो। चाहे इसके पास वाली जमीन बिल्कुल खाली हो, लेकिन आपको कल्टीवेशन के लिए कितना एरिया दिया गया है, इतना ही दिया गया है, और उसी में ही आप क्या करोगे, कल्टीवेशन कर सकते हो। By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। यानी कि कितना भी वेस्ट लैंड विलेज के अंदर हो, लेकिन उसको फार्मिंग के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते। उतना ही लैंड होगा जितना उनको दिया गया, यानी कि लैंड पर्टिकुलरली फिक्स्ड होगा कि इतना ही लैंड उनको कल्टीवेशन के लिए दिया जाएगा। ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट, अब ये जो लैंड मीजर करते हैं उसको किस में करते हैं, आपने देखा होगा 1 हेक्टेयर। हिंदी में हम जिसे कहते हैं ना, 1 बीघा 2 बीघा जमीन जो है, 10 बीघा जमीन है हमारे नाम पर, इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो बीघा होता है, हेक्टर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो 1 हेक्टर इट इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, और 1 हेक्टर इज इक्वल टू 0.01 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 0.01, और 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने हेक्टर आ जाते हैं, 100 हेक्टर। ठीक है।
ये आप नोट कर लेना, मेजरमेंट अगर बाई चांस इसका कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। सो इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? अब दूसरा टॉपिक क्या है कि क्या कोई रास्ता है जिससे एक ही जमीन से हम बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो कर सके? तो इज देयर a way, is there a way one can grow more crops, one can grow more from the same land? From the same land, एक ही जमीन से हम कितने ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं? तो in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। यानी कि ऐसे तो ये इमेजिनरी विलेज है, लेकिन इसको क्या माना गया है कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट का एक हिस्सा है पालमपुर। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, जितनी भी जमीन है सब कल्टीवेशन में दी जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, पालमपुर के अंदर किसी भी जमीन को क्या किया गया है? छोड़ा नहीं गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ, फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, यानी कि रेनी सीजन्स में यहाँ पर कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? पालमपुर में जवार और बाजरा, ठीक है। और दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इन प्लांट्स को यूज किया जाता है किसके लिए? कैटल फीड के लिए, जानवरों के लिए यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर में यहाँ पोटैटो ग्रोज किए जाते हैं। इन द विंटर सीजन फील्ड आर सोन विथ व्हीट, और विंटर सीजन्स में व्हीट, विंटर में व्हीट ग्रो की जाती है, विंटर सीजन्स में व्हीट। सो from the wheat produced, farmer keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। यहाँ पर जो व्हीट प्रोडक्शन किया जाता है विंटर सीजन में, उनमें से अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए जितना रखना उतना तो रख लिया जाता है, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। और पालमपुर के पास कौन सा बड़ा जो टाउन, बड़ा जो विलेज है वो कौन सा था? रायगंज, रायगंज था ना, तो रायगंज में उसको सेल कर दिया जाता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन, और इसमें शुगर कैन भी ग्रो किए जाते हैं, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, साल में एक बार। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म एज ए जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शाहपुर एक छोटा सा टाउन था ना, जो कि पालमपुर के पास में था, रायगंज और पालमपुर के बीच में। तो शुगर कैन जो कि रॉ मटेरियल का काम करता है, कहाँ पर? इंडस्ट्रीज के लिए। और कौन सी इंडस्ट्री के लिए? जैगरी इंडस्ट्री। जैगरी किसको कहते हैं? गुड़, गुड़ की जो इंडस्ट्री होती है उनके लिए शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, और इसको सप्लाई किया जाता है व्यापारियों के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा। कहाँ पर? शाहपुर में, ठीक है, शाहपुर में इसको सप्लाई किया जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in पालमपुर, कि पालमपुर के अंदर यहाँ पर फार्मर्स एक ही साल में 3 तरह के क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब देखो ये क्वेश्चन भी बन गया आपका, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे पालमपुर के अंदर जो फार्मर्स हैं वो वंस इन ए ईयर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? वाई फार्मर्स आर able to grow, why farmers are able to grow 3 different crops, 3
different crops in a year, कि एक साल में यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसका आंसर क्या है? एक रीजन तो ये है कि जो सिस्टम है इरिगेशन का, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कहाँ का? पालमपुर विलेज का। दूसरा रीजन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। And its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmer to draw water from the wells and irrigate small field. और यहाँ पर पर्शियन व्हील्स यूज किए जाते हैं। पर्शियन व्हील्स क्या हैं? जिनसे वाटर, पानी जो है वो निकाला जाता है। कहाँ से? कुएं से। कुएं से पानी को वो व्हील यूज किया हुआ देखा होगा आपने, उसमें छोटे छोटे बकेट्स लगे होते हैं और जिससे क्या होता है वो कुएं में से पानी निकलता रहता है और जो छोटे फील्ड होते हैं ना उनमें उस वाटर को सप्लाई किया जाता है। जैसे कि ये एक व्हील लगा हुआ है, किसके ऊपर? एक कुएं के ऊपर, और इसमें छोटे छोटे बकेट्स लगाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ से जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ना, ये यहाँ से वाटर कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके यहाँ जब ये वाटर जो है ये क्या होता है, यहाँ से स्मॉल फील्ड्स में सप्लाई होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से स्मॉल फील्ड्स में इसको हम सप्लाई कर सकते हैं। People saw that the electric run tube well could irrigate much larger area of land more effectively. फिर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छी है, इरिगेशन फैसिलिटीज है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, पर्शियन व्हील्स वगैरह यूज किया जा रहा है, मीन्स वाटर फैसिलिटी भी यहाँ अच्छी है, तो इससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके इरिगेशन सिस्टम को और भी बेटर बनाया जा सकता है और उससे लार्ज एरिया को हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। The first few tube wells were installed by the government. सबसे पहले ट्यूबवेल यहाँ इंस्टॉल की गई, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ ट्यूबवेल लगवाई। Soon, however, farmers started setting up private tube well. As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. यानी कि 1970 में जब गवर्नमेंट ने सबसे पहले गवर्नमेंट ने सबसे पहले ट्यूबवेल इंस्टॉल की और 1970 में पालमपुर विलेज के लोगों ने सबसे पहला खुद का प्राइवेट एक ट्यूबवेल लगवाया और 200 हेक्टर एरिया को क्या किया, इरिगेशन का काम जो है वो करना चालू किया। So to grow more than one crop on a piece of land during the year is called a multiple cropping. अब देखो मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ बन सकती है। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग किसको कहते हैं कि टू ग्रो मोर देन one crop, to grow more than one crop on a piece of land during the year, एक साल के अंदर जब हम किसी भी फील्ड में एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना
मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, यानी कि सबसे अच्छा तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग से हम एक पीस ऑफ लैंड पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, इससे हम हमारे प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, पालमपुर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 क्रॉप तो सभी फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, और कई क्रॉप्स के साथ साथ पोटैटोज का यूज करते हैं, पोटैटोज ग्रो करते हैं थर्ड क्रॉप के रूप में। ठीक है, इन द पास्ट 15 और 20 ईयर्स, यानी कि 15-20 साल पहले ऐसा होता था। नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 4। यहां पर कल्टीवेटेड एरियाज दिए गए हैं कि अलग अलग ईयर्स में कितना कल्टीवेशन एरिया किया गया है, जैसे कि 1950-51 में आपका 129 हेक्टेयर एरिया, 1990-91 में 157, 2001 में 156, 2010-11 में 156, 11-12 में 156, 12-13 में 155, 13-14 में 156 और 14-15 में 155 मिलियन हेक्टेयर एरिया कल्टीवेशन में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। अभी हमने क्या देखा, मल्टीपल क्रॉपिंग, कि जिसमें एक एरिया में एक साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। द अदर वे, दूसरा तरीका और क्या है, द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए हम एक तो यूज कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, मोर क्रॉप्स के लिए एक होता है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा जो तरीका है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, फॉर हाई यील्ड, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप, यानी कि हाई यील्ड मीन्स यील्ड होता है क्रॉप, अच्छी वैरायटी के जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करना। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन, एक ही सीजन में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना। Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizer. All these were readily available with the farmer who did not have to buy them. पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स है 1960s तक जो फार्मर्स होते थे वो कैसे क्रॉपिंग करते थे कि 1 ईयर में जो भी उनके पास सीड्स वगैरह अवेलेबल होते थे घर के ऊपर वही सीड्स यूज करते थे। 1960s में फार्मर्स जो सीड्स उनके पास अवेलेबल है वही यूज करते थे। काउ डंग एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता था। इरिगेशन मेथड जो नहीं था, इरिगेशन के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड होते थे, रेन्स के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड होते थे, इरिगेशन मेथड को यूज नहीं किया जाता था। इसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया 1960s के बाद, द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेट ऑफ व्हीट एंड राइस। उसके बाद में 1960s के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करना, व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा, हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर, है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ज्यादा से ज्यादा व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करना। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सीड्स और काउ डंग और ये रेनी बारिश के ऊपर डिपेंड थे और फिर उससे इतना क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहा था, और ऐसा क्या सिस्टम यूज किया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो किए गए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर यूज किया गया सबसे पहले HYV सीड्स।
HYV का क्या मतलब होता है? HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसका क्या मतलब होता है जो अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनका यूज करना। एंड कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, जो ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जाते थे उनके कंपैरिजन में ये सीड्स जो थे वो क्या करते थे, ज्यादा प्रोडक्शन देते थे। ठीक है। एंड द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट, यानी कि सिंगल प्लांट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जो है वो इसके ऊपर क्या किया जा सकता था, ग्रो किया जा सकता था विद द यूज ऑफ HYV सीड्स। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantity of food grains, यानी कि जो 1960s में जो ये सीड यूज किए जाते थे उनके कंपैरिजन में इनको जब यूज किया गया तो इससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया ऑफ फूड ग्रेन। यस स्टूडेंट्स, कि इसमें HYV सीड्स को यूज किया गया है ताकि एक सिंगल प्लांट के ऊपर ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन को ग्रो किया जा सके। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। अब देखो HYV सीड्स को यूज किया गया है लेकिन अब इसमें किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। plenty of water are required, ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है इसके अंदर। एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर, और क्या यूज किया जाता है इसमें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और जहां पर केमिकल और ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हायर यील्ड आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई HYV सीड, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो तो हम ये तीनों चीजें यूज में ले सकते हैं। ठीक है। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. इंडिया के अंदर सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज किया गया कहाँ कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूज किया गया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इंडिया के अंदर यूज किया गया क्या, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को। सम ऑफ द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन। इन एरियाज के लोगों ने सबसे पहले जब यूज किया मॉडर्न फार्मिंग मेथड को तो उसके लिए क्या सबसे पहले काम किया उन लोगों ने, अपने रीजन्स में इरिगेशन मेथड लगवाए। मेड यूज ऑफ HYV सीड, HYV सीड का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी, कई लोग मशीनरी वगैरह लेकर आए फार्मिंग के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, विच मेड प्लाविंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे प्लाविंग और हार्वेस्टिंग यानी कि फसल को बीज वगैरह बोना और हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, तो उसके लिए मशीन्स का यूज किया गया। दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और फिर उससे उनको फायदा भी हुआ, व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, जहां मशीन्स वगैरह का यूज किया गया। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 किलोग्राम पर हेक्टर, यानी कि पालमपुर के अंदर जो ये पुरानी सीड्स वगैरह यूज कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग 1 हेक्टर एरिया में उनका कितना प्रोडक्शन आ रहा था, 1300 किलोग्राम। क्या, व्हीट
वीट का प्रोडक्शन किया गया कितना, 1 हेक्टर एरिया में 1300 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन हुआ। विथ HYV सीड द यील्ड वेंट अप टू, और जब HYV सीड्स यूज किए गए तब 1 हेक्टर एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, 1 हेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये इंक्रीज हो गया 3200 किलोग्राम, 3200 किलोग्राम। ये किससे हुआ, HYV सीड से। सिर्फ HYV सीड नहीं, फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, इरिगेशन मेथड है, केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, उन सब का यूज करके हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ गया, 3200 किलोग्राम पर हेक्टर। देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, इससे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। यस, एंड फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब क्या है, पहले तो लोगों के पास इतना ही प्रोडक्शन होता था जिससे वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके, लेकिन जब HYV सीड्स को यूज किया गया उसके बाद में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, जिससे मार्केट में भी वो सेल कर सकते थे, अपने लिए रखने के बाद में मार्केट में भी सेल करने के लिए उनके पास बहुत बचता था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, विल द लैंड सस्टेन, कि जहां हम न्यू टेक्निक मॉडर्न मेथड्स को यूज कर रहे हैं तो उससे लैंड क्या सफर करेगी, उससे लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये है, विल द लैंड सस्टेन। सस्टेन मीन्स हो गया सफर करना, कि कैसे जमीन को क्या फर्क पड़ेगा कि जब हम उसमें अलग अलग तरह की दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, इरिगेशन मेथड को यूज किया जा रहा है, तो उससे लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, वी ऑल नो अबाउट दैट। इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, इसीलिए हमें उसे बहुत संभाल कर ही यूज करना चाहिए। Scientific report indicate that the modern farming method have overused the natural resource base. लेकिन जो साइंटिफिक मेथड है उसके अकॉर्डिंग, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो लैंड है उसका हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए। ज़्यादा हम उसमें केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, उसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility, यानी कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन जहां पर भी किया गया है, जहां पर भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए हैं, वहां से क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, इससे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, और जो ग्राउंड वाटर है उसको हम अगर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं ट्यूबवेल की मदद से, तो उससे क्या होगा, हमारे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ये तो है नहीं कि हम उसमें इरिगेशन के लिए पानी निकाल रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक और पानी आ जाएगा, उसमें क्या होगा, उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सो हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। एनवायरमेंटल रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, कि ग्राउंड वाटर और सॉइल फर्टिलिटी इन दोनों को रिन्यूड होने के लिए कई साल लग जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत कोई दूसरी दवाई डाल दी और ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। पानी जो जिसका लेवल कम हो जाएगा उसको भी कंटिन्यू उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम, और एक बार खत्म होने के बाद में बहुत समय लगता है इन्हें रिन्यू होने में। ये तो आपने पढ़ा भी है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके 8th क्लास में। सो वी मेक टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे एनवायरमेंट का, जो भी हमारे एनवायरमेंट नेचुरली जो हमें चीजें मिली है उसका खास ध्यान रखना चाहिए। टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि हम आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कि
पालमपुर के अंदर जो फार्मर्स हैं उनमें लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड between farmers in पालमपुर, कि पालमपुर के अंदर फार्मर्स में लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग, कि लैंड जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, ये तो हम सभी जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, लेकिन पालमपुर के अंदर सभी लोग, पालमपुर क्या कहीं पर भी हम देखेंगे सभी लोग तो खेती का काम नहीं करते हैं। All the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation, और जो खेती करते हैं उनके पास sufficient land भी हो ऐसा possible नहीं है। In Palampur about 1/3 of the 450 families are landless। फार्मर जो पालमपुर के अंदर जो टोटल है कितने थे, 450 फैमिलीज थी, उनमें से 1/3 जो है आर लैंडलेस। 1/3 जो फैमिलीज है वो क्या है, जिनके पास जमीन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, लैंडलेस, दैट इज 150 फैमिली, यानी कि 1/3 कितना हो गया, 150 फैमिलीज जो है इनके पास क्या है, जमीन बिल्कुल भी नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ देम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, और ज्यादातर कौन है उनमें से जो दलित लोग हैं उनके पास वैसे जमीन नहीं है कुछ भी कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन लैंड 240 फैमिलीज, उसके बाद में 240 फैमिलीज जो हैं उनके पास लैंड है, 240 फैमिलीज जो है उनके पास लैंड है कल्टीवेशन के लिए। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का बहुत कम हिस्सा। देन लेस देन 2 हेक्टर इन साइज, और साइज में इनके पास जो जमीन है उनकी साइज क्या है, लेस देन 2 हेक्टर, 2 हेक्टर से भी कम की जमीन है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली, यानी कि 1 बीघा 1.5 बीघा जो जमीन है उसके अंदर वो इतना कल्टीवेशन नहीं कर सकते कि अपनी फैमिली का भी पेट भर सके, इतना कल्टीवेशन उसमें नहीं हो सकता। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन पिक्चर। पिक्चर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो विलेज है उसमें बहुत बड़ा पार्ट जो है वो किस में आता है, एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि देखो आपका फर्स्ट पेज पे ये पालमपुर विलेज का जो सीन दिया गया है, इसमें देखो एग्रीकल्चर का लैंड दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे यहाँ दिए गए हैं, और तो कहीं पर पिक्चर दी गई नहीं, इसमें देखो आप, ये जो अलग अलग पिक्चर बना के दी गई है इसमें देखो ये जो अलग अलग एरियाज दिखाई दे रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि पालमपुर के अंदर जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ पिक्चर में ऐसा लगता है। So you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmer. कि ये जो देखो छोटे छोटे जो प्लॉट ऑफ लैंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना हम लोगों को, ये छोटे छोटे किसान जो होते हैं वो लोग अपनी खेती करते हैं, चाहे वो जमीन का कितना भी हिस्सा उनके पास में हो। On the other hand, more than half the area of village is covered by plot that are quite large in size. यानी कि जो साइज में बड़े हैं वो भी क्या है, कल्टीवेशन में काम में लिया जाता है। In Palampur, there are 60 families of medium and large families farmers who cultivate more than 2 hectare of land. यानी कि 60 families ही ऐसी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है और वो कल्टीवेशन का काम करते हैं। A few of large farmer have land extending over 10 hectare or more. यानी कि उनमें से भी बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, कुछ 1-2 फैमिलीज ही ऐसी होगी जिनके पास 10 हेक्टेयर लैंड जो है उनको मिला हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जब छोटे छोटे जमीन के टुकड़े लोगों के पास हैं तो उसमें कोई मजदूरी के लिए किसी को लगाएगा क्या, तो इसमें क्या होगा कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 5th नंबर वो है
who will provide the labor, कि लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है. आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी, यानी कि जमीन है तो उसके बाद में ही लेबर के बारे में सोचा जा सकता है. फार्मिंग रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन लैंड, दस they provide the labor required for farming themselves. Medium और large farmer hire farm laborers to work on their field. यानी कि जब लोगों के पास जमीन का कुछ ही हिस्सा है, छोटे छोटे टुकड़े, तो उसमें तो वो अपने आप ही खेती कर लेंगे, उसमें किसी को लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है. इसके आगे का जो टॉपिक है ये एक स्टोरी है, इसको हम कल पढ़ेंगे. अब कल जो आपको क्वेश्चंस दिए थे मैंने वो आप लोगों ने कर लिए होंगे. What is the main activity of village पालमपुर? क्या एक्टिविटी है पालमपुर विलेज की? क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Yes students, what is the main activity of village पालमपुर? Farming. Yes, farming. Farming is the main activity of village पालमपुर. What is the strength of families living in पालमपुर village? कितनी strength है families की पालमपुर village के अंदर? 450. Yes, 450 450. families. How many schools are there in village पालमपुर? Ma'am, 2 primary school or 1 high school. Yes, very good. 2 primary school and 1 high school. What is the aim of production? What is the aim of production? Providing goods and services. Yes, the aim of production is to produce goods and services that we want. कि जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन और सर्विसेज प्रोवाइड करना. ठीक है. What are the 4 requirement for production of good and services? Land, Yes. labor, physical and capital. Yes, very good. Land, labor, physical and capital. ठीक है. अब आपका आज के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? Differentiate between fixed capital and working capital. Differentiate between fixed capital and working capital. Written? लिख लिया आप लोगों ने? What do you mean by working capital and difference between fixed capital and working capital?